लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही आवाज है। पहला चुनाव है जब प्रत्याशी गौण हो गया है और पूरा देश, इस देश का जागरूक मतदाता देश के लिए चुनाव लड़ रहा है और प्रत्येक के मुंह पर एक ही आवाज है कि फिर एक बार, यही आवाज पूरे देश के अंदर है कि फिर एक बार मोदी सरकार की। भाइयों बहनों, ये एक अचानक नहीं हुआ है। याद करिए 26 मई 2014 की तिथि, जब इस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ से नरेंद्र मोदी जी ने ली थी और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय मोदी जी ने जो कहा था और उससे पहले के प्रधानमंत्री ने जो कहा था, अगर इन दोनों में आप तुलना करेंगे तो आपके सामने स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन लोग सांप्रदायिक हैं और कौन लोग राष्ट्रवादी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का 10 वर्षों तक उन्होंने नेतृत्व किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं और जब 26 मई 2014 को इस देश में एक नए विश्वास के साथ देश की 125 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए बिना भेदभाव कार्य करेगी। हम विकास सबका करेंगे लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, यह नारा किसी ने दिया था तो मोदी जी ने दिया था और भाइयों बहनों उसको करके दिखाया, जो कहा सो किया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार देश के अंदर बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको ले देगी, बिना भेदभाव के देगी। आप देखिए, मैं जिन योजनाओं का नाम ले रहा हूं, इनमें से किसी भी योजना को किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी क्षेत्र, किसी भाषा, किसी मत, किसी मजहब को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि इस देश की प्रत्येक गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को ध्यान में रख करके बनाई गई है। आजादी के बाद पहली बार हुआ देश के अंदर हर गरीब के पास अपना मकान होना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित किया गया, जब देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, आजादी के हीरक जयंती वर्ष में यह देश दुनिया को क्या दिखाएगा। भारत के सामने एक संकल्प और भारत के सामने एक दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने भारत के नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम इस देश के हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना किसी की जाति देख करके नहीं, उसकी गरीबी देख करके प्रत्येक गरीब को दी जा रही है और 5 वर्ष में 1.5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिलना, हर गरीब को शौचालय मिलना, 5 वर्ष में 9.5 करोड़ गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, 5 वर्ष में हर गरीब के घर में रोशनी जला देना, हर गरीब के घर में बिजली जलना, 5 वर्ष में हर गरीब माताओं को रसोई गैस का एक कनेक्शन उज्ज्वला योजना में प्रदान कर देना, लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रदान करना, 15 करोड़ नौजवानों को
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर देना, 37 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोल करके उन्हें भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था देना और 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था, ये अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यानी एक और लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के गरीब को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को ध्यान में रखकर की गई। और जब हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने भी मोदी जी का अनुसरण करते उसी प्रकार से कार्य किया। कानपुर देहात में भी और प्रदेश में भी लाखों किसानों के कर्जों को माफ किया गया, अवैध बूचड़खानों को बंद किया गया, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होगी। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देने की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ व्यवस्था की गई कि गुंडे, अपराधी, माफिया जो सत्ता के पहले सरप्रस्त सपा और बसपा की सरकार में हुआ करते थे, हमारी सरकार ने संकल्प लिया था कि हम लोग अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमारी सरकार के समय में हमने अपराधियों के लिए 2 ही जगह तय की हैं, या तो अपराधी की जगह जेल होगी या राम नाम सत्य है कि यात्रा में अपराधियों को भेजने का कार्य हमारी सरकार ने बिना किसी संकोच के किया है, बिना किसी संकोच के किया है। जो गरीबों का, किसानों का, व्यापारियों का उत्पीड़न करेगा उसका जीना हराम कर देंगे। और सरकार ने इस दृढ़ता के साथ प्रदेश के अंदर कार्य किया, आज इसका परिणाम आप सबके सामने है। मुझे याद है मैं आज से 20 दिन पहले मेरे पास समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का फोन आया था। उन्होंने मिलने का समय मांगा तो मैंने उनको कहा, चौधरी साहब मैं बाहर हूं, चुनाव प्रचार में हूं, मैं लखनऊ पहुंचता हूं तो मैं आपको बुलाऊंगा। मैं जब लखनऊ पहुंचा तो मैंने उन्हें बुलाया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सहयोग करना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? अब तो हम टिकट बांट चुके हैं। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को इसलिए हम सहयोग करना चाहते हैं, मैं 6 बार विधायक रहा हूं, वर्तमान में एमएलसी हूं, 2 बार मंत्री रहा हूं। मैंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए खूब प्रतिष्ठा कमाई, अपने समाज के लिए खूब प्रतिष्ठा कमाई, लेकिन अब देश के लिए कार्य करने का समय आ गया है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जुड़ना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैंने कहा भी ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम टिकट इस समय नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, बिना शर्त में आ रहा हूं। उनका लड़का जो एक जिले का जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा है, वो भी साथ में था। उसने कहा हम इसलिए भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं, जब समाजवादी पार्टी का झंडा हमारी गाड़ी में लगा होता है, हम घर में जाते हैं, घर की माताएं, घर की बहनें, घर की बेटियां हमें धिक्कारती हैं और कहती हैं कि क्या गुंडों का झंडा लेकर के घर में चले आते हो। भाइयों बहनों, यह एक सामान्य सी धारणा है, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया में चले जाइए। समाजवादी पार्टी का झंडे का मतलब गुंडों का झंडा। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोई ना कोई गुंडा इस झंडे को लेकर के चलना होगा और इनकी गुंडागिर्दी, इनकी अराजकता, इनकी अव्यवस्था के कारण लोग शोषण के शिकार होंगे, इसलिए हर व्यक्ति उनसे परहेज करता है। और मैं आभारी हूं उन माताओं बहनों का। मैंने पूछा भी ऐसे कौन सा कार्य हमने किया है कि माताओं का, बहनों का, बेटियों का इतना ज्यादा शुभकामनाएं, इतनी ज्यादा हम लोगों के इस प्रति समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा साहब 2017 के पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर के बाजार नहीं जा पाता था, भैंसा गाड़ी लेकर के भैंसावाल नहीं जा पाता था, और पर्व और त्योहार आने के पहले हर व्यक्ति इस आशंका से ग्रसित रहता था कि न जाने कहां पर कब दंगाई
विवाद खड़ा कर देंगे, कब हमारा हर्ष और उल्लास का ये त्योहार शोक और संताप में बदल जाएगा, कोई भरोसा नहीं। लोगों में भय होता था, लेकिन आज बहन और बेटियां निसंकोच जा रही हैं। किसी भी समय स्कूल जा सकते हैं, किसी भी समय आ सकती हैं, कभी भी बाजार जा सकती हैं, कभी भी आ सकती हैं। हर बहन और बेटी इस बात के लिए आज आपको और आपकी सरकार को इस बात के लिए बधाई देती है कि आप लोगों ने बहन बेटियों की सम्मान की रक्षा की है, और इसलिए हर बहन बेटी आपको समर्थन देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहती है। भाइयों बहनों, यही स्थिति आज कांग्रेस के साथ भी है। यह देश जब आतंकवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ रहा है, याद करिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब देश के 270 जिले आतंकवाद से, नक्सलवाद से और उग्रवाद से प्रभावित थे। देश में व्यापक हिंसा होती थी, व्यापक नाकेबंदी होती थी, आतंकवादी कहीं भी विस्फोट करते थे, व्यापक रूप से निर्दोष लोग मारे जाते थे, हमारे सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते थे। लेकिन 5 वर्ष में 270 से घट करके 5 से 6 जिलों में आतंकवाद, नक्सलवाद सीमित रह गया है। और विश्वास करिए, मोदी जी को एक बार फिर से मौका दीजिए, आतंकवाद, नक्सलवाद सदैव से भारत की धरती से समाप्त होगा। यही कारण है आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे देश के अंदर फिर से एक नई आवाज बनी है। फिर एक बार यही आवाज पूरे देश के अंदर इसीलिए उभर रही है। एक आवाज, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसता था, भारत के सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। चीन भारत के अंदर कई किलोमीटर अंदर घुस जाता था, भारत की सीमा के अंदर चीन लिख करके वापस चला जाता था। भारत की सरकार हाथ पर हाथ धरा बैठे देती थी। याद करिए, जब डोकलाम में चीन की सेना घुसने का प्रयास की थी। डोकलाम भारतीय क्षेत्र नहीं है, डोकलाम भूटान का क्षेत्र है। भारत और भूटान की आपसी संधि के कारण भारत की सेना वहां पर सुरक्षा का दायित्व निभाती है, क्योंकि वह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, और भूटान के लिए भी महत्वपूर्ण है, और चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत की सेना वहां पर है। चीन ने जब घुसपैठ करने का प्रयास किया था, भारत के सैनिकों के साथ झड़प होती है। पूरी दुनिया टकटकी निगाहों से देखती है, अब क्या होता है, अब क्या होगा। 2 महीने तक बकझक चलती रही, झड़पें चलती रही, और अंततः चीन को वहां से 9-2-11 होना पड़ा, पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरी दुनिया ने भारत की इस ताकत का एहसास किया। पाकिस्तान जो भारत के सैनिकों का सिर काट के लेके जाता था, आपने देखा होगा मथुरा के उन शहीदों की परिवार के लोगों ने कहा कि हमारे इस जवान का सिर चाहिए। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार मौन थी। और याद करिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की क्षमता कांग्रेस में नहीं थी, कांग्रेस के सहयोगियों में नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, पुलवामा की घटना घटित होती है, अगले दिन ही उत्तर प्रदेश की धरती पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 72 घंटे के अंदर सभी आतंकवादी मार दिए गए। लेकिन आतंकवाद की नाभि कहां है, इसकी विष बेल की जड़ें कहां पर हैं? पाकिस्तान का बालाकोट। 10वें दिन भारत की सेना पहुंच गई बालाकोट में, और पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों को मार गिराया गया। यह है भारत का शौर्य और भारत का पराक्रम। क्या यह काम कांग्रेस करेगी? क्या ये कांग्रेस से उम्मीद करते हैं? आज तो मुझे देखकर के आश्चर्य हुआ है। कांग्रेस के जिस नामदार को अब राहुल गांधी के नाम पर जानते हैं, देश राहुल गांधी के नाम पर बेवकूफ बनता था, उसका वास्तविक नाम तो राहुल गांधी है ही नहीं, उसका नाम तो राहुल विंसी है। उसने जितने भी अपने दस्तावेज बनाए हैं ब्रिटिश नागरिकता के लिए और अन्य प्रकार के कार्यक्रमों के लिए,
मुझे आश्चर्य होता है देश के नजरों पर धूल झोंकने का कितना बड़ा पाप कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी का नाम और प्रियंका वाड्रा का जो वास्तविक नाम है वो देश की जनता के सामने आना ही चाहिए और यही तो अपील करने के लिए आए हैं। जिन लोगों को भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति न होती हो, ब्रिटेन और इटली में जाएंगे, अपने को राहुल विंसी कहेंगे और भारत में आएंगे तो छद्म नाम से राहुल गांधी बन जाओगे और फिर यहां पर आकर के जिनके पूर्वज कहते थे एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यहां पर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए जनेऊ दिखाने का कार्य करोगे। ये सब नहीं चल पाएगा, यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। भाइयों बहनों, बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई आपको बहकाने का प्रयास कर रहा है, उसके वास्तविक कागजात चेक करो, दिखाओ उसको सही रास्ता। ये कब तक चलेगा देश के साथ धोखा? कब तक भारत की एकता और अखंडता के साथ कांग्रेस खिलवाड़ करेगी? अमेठी में आएंगे तो यहां पर आकर के यज्ञ करके नामांकन करने जाएंगे और जब केरल जाएंगे तो मस्जिद में जाकर के वहां पर फिर उनके अनुसार हरा और चांद सितारे का झंडा लपेट करके जाओगे कि हम इसी के सबसे बड़े हमदर्द हैं। एक दोहरा चरित्र क्यों, एक दोहरापन क्यों? और हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, ये दोहरेपन की नौबत क्यों आई? भाइयों बहनों, कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर आप देखेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस देश का कोई भी जागरूक मतदाता अगर उसे अपने देश पर, भारत की एकता और अखंडता पर उसे गर्व है, अगर वह चाहता है भारत एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत की परिकल्पना को महत्व रखता है, उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म अगर यह है तो वह भूल करके भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा कांग्रेस के घोषणा पत्र के बाद। क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र कांग्रेस का हाथ और देशद्रोहियों के साथ। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को साफ कर दिया है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो वह देशद्रोहियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, नक्सलवादियों के लिए और अलगाववादियों के लिए फिर से भारत को एक आरामगाह बना देंगे। आतंकवादी, नक्सलवादियों को फिर से बिरयानी खिलाने का कार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कहती है आतंकवादियों को बिरयानी नहीं बल्कि बंदूक की बुलेट देनी चाहिए उनको। उनका जवाब केवल गोली हो सकती है, उसके बुलेट हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और समाजवादी पार्टी तो झंडे से ही कहीं चले जाएगी। पूरा देश ये मानता है कि सपा का झंडा तो बैठा होगा कोई गुंडा, वो ये मान के चल लेती है। राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आतंकवादी समाजवादी पार्टी की झंडा लगाई हुई गाड़ी लेकर के गए थे। संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, सीआरपीएफ कैंप रामपुर में आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के हमदर्द समाजवादी पार्टी में